अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, आज पसे पर्दा मुलाकातों की बाज़गश सुनाई दे रही है और इससे मुतल्लिक साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब की जानिब से भी आज ट्वीट सामने आया और ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जारी हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पर आज बात करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी की सूरत में इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स क्या होता है, इस पर उनको कन्विंस करने की बात भी की गई है और साथ साथ बारगेन्स भी जारी हैं। और इसके अलावा अगर अमन व अमान की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो सवात के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर बड़ी हैरानकुन चीज़ आज सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई वज़ीर हैं आतिफ़ खान, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि उनको 80 लाख रुपये भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इसके ऊपर आज ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी असम्बली के अंदर बात की गई और उन्होंने यही कहा कि सवात में जो बदअमनी फैली हुई है, टेररिज्म का माहौल है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यकीनन वफाकी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं सवात के लोग भी कि टेररिज्म की जो रिवाइवल वहाँ पर सामने आ रही है उसके ऊपर भी कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनकी तरफ से आज कैटेगोरिकली ये कहा गया कि इलेक्शन जो हैं वो अगले 5-6 महीने में बिल्कुल मुतवक्के नहीं है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो कि तहरीक इंसाफ की डिमांड भी है। आज से 2 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वाज़ेह किया था कि अक्टूबर से आगे हम नहीं जाने वाले, डेडलाइन यही है और इससे मज़ीद हम तजावुज़ नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ने हमसे बात करनी है, इलेक्शन की तारीख देनी है तो अभी दी जाए, वगरना लॉन्ग मार्च जो है वो तैयारी के मराहिल में है। और साथ साथ इलेक्शन की डेट अनाउंस करने की जो बात की जा रही थी उस पर एहसन इकबाल साहब ने यह कहा कि अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे और इसको आप इलेक्शन की तारीख समझ लीजिए। मतलब 1 साल का वो अरसा बता रहे हैं जो कि यकीनन तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है। तो अब देखना यही है कि PTI किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है इस पर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फोकल पर्सन इमरान खान सलमान अहमद साहब मौजूद हैं लंदन से। सलमान साहब, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, पसे पर्दा मुलाकातों की बातें हो रही हैं, PTI का नैरेटिव क्या है और आप क्या बता सकते हैं कि बैकडोर राब्ते कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन सी डील्स की जा रही हैं सर? जी शुक्रिया मुजम्मिल, आपने दावत दिया शो पे। मैं लंदन में नहीं, न्यूयॉर्क में हूँ और ओके, आई स्टैंड कनेक्टेड, ठीक है जी। अच्छा देखें, बैकडोर रास्ते और डील्स का तो खान साहब ने कभी बिलीव नहीं किया। आपने देखा कि इतवार को जो ये रेफरेंडम हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें एक इमरान खान चेयरमैन PTI, उन्होंने सारी जो PDM जितने भी हैं पार्टीज, इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पूरी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश के बावजूद लैंडस्लाइड स्वीप की है उन्होंने। और ये क्या नजर आया आपको? 75% अगर आप कंपेयर करें ना वोट्स जो हैं कि टोटल वोट्स, मतलब कि PDM के सारे वोट्स और एक इमरान खान के PTI के वोट्स, तो 3/4 2/3 मेजॉरिटी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी उन्होंने शो करके दिखा दी है कि अवाम जो है। तो ये बैकरूम डील से तो नहीं हुई, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है लोगों को लेके आई वोट कराने के लिए। और यही आपने 17 जुलाई को देखा मुजम्मिल कि पंजाब जो इनकी गढ़ होती थी PMLN की, वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई खान साहब के लिए। पूरा पंजाब जो है, और अब तो PMLN का सफाया हो गया है, MQM का सफाया हो गया है, JUI का सफाया हो गया है, ANP का सफाया हो गया। तो ये बैकरूम डील से कोई बात नहीं हुई। अब देखें, खान से इस तरह परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने अवाम जो हम पाकिस्तान को जो पिछले 6 महीने के अंदर हमने देखा है कि बिल्कुल दलदल के अंदर धंस गया है, उसकी मईशत और एक फैशिस्ट गवर्नमेंट, इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो मुसल्लत की गई है एक बैरूनी साजिश के साथ। खान साहब ने कहा है कि आपके पास चॉइस है। चॉइस ये है कि लोगों की आवाज़ को सुने, और जो हर डेमोक्रेट चाहता है कि अवाम में जाके वो अपनी वोट लें जाके। तो टाइम आ गया कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का वक्त आ गया, उसकी डेट दें। और उन्होंने कहा अगर आप वो डेट दे देते हैं तो हम आगे चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप नहीं देते तो हम, जिस तरह ये पिछले 6 महीने में आपने देखा है कि पंजाब भी खान साहब के पास है, KP भी खान साहब के पास है, GB भी खान साहब के पास है, आज़ाद कश्मीर भी उनके पास है, और एक
वेल स्प्रिंग लोगों का गुस्सा जो है उन्होंने कंट्रोल किया है पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका नहीं बनने दिया पाकिस्तान को, कि अच्छा, आप एक फैसला करें कि आगे किस तरह चलना है अब। ठीक है सलमान साहब, पॉइंट आ गया आपका। हमारे साथ सना बुच्चा साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सलमान साहब, आपसे एक और सवाल कि आपने जिस तरह से कहा कि इलेक्शन की डेट ये अनाउंस करें, तो उस पर जो है वो हमारे साथ एक ये बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी है, लेकिन एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं अक्टूबर 2023 की तारीख है, आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये तारीख कबूल है आपको फिर? देखिए, गालिब का शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो हैरान ये हूँ कि जो एहसन इकबाल साहब, जिनको अब किसी बर्गर जॉइंट में नहीं जा सकते, उनको तो जिनको वो मम्मी डैडी और बर्गर कहते थे, उन्होंने उनकी औकात बता दी हैं। वो क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना, भाग रहे हैं। ये मैं हैरान हूँ कि ये डेमोक्रेट्स हैं जो पता नहीं पिछले 35 साल से मुल्क पे ये हुकूमत करते आए हैं, और ये इलेक्शन उनसे भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं ये एहसन इकबाल? मेरा तो सवाल इनके लिए है, क्या ये इतने खौफजदा है इमरान खान साहब से और उनकी मकबूलियत से कि ये चाहते हैं कि बस किसी तरह हुक और बाइक्रोक मुल्क पानी के अंदर वो उसमें दलदल में डूब जाए और ये जो है ये बैठे रहें? सलमान साहब, लेकिन देखें ना, आपने भी कहा कि पॉपुलर लीडर हैं खान साहब और बाय इलेक्शन में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद ये क्यों करना पड़ रहा है कि इलेक्शन करवाने की अपीलें करनी पड़ रही हैं उनको? हमने देखा है कि जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो तो मैंडेट लेने के लिए इंतज़ार भी करते हैं। आपने खुद कहा कि 3 सूबे उनके पास मौजूद हैं, तो वो इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते? अगर 5-6 महीने पर डेडलॉक बरकरार भी है, अगर मैंडेट उनके पास है तो कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए फिर तो उनको इलेक्शन में। मुजम्मल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो एक सियासी लीडर और प्योरली सेल्फिश मोटिव से देखें तो उनके लिए तो देखें ना, गवर्नमेंट सबसे बड़ा सूबा पंजाब, केपी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर उनके पास है, वो तो आराम से इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मुजम्मल, आपको पता है कि मुल्क का 6 महीने में जो हाल हुआ है कि इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 6% की ग्रोथ थी, 17 साल के बाद 6% की ग्रोथ थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर के दौरान, वो आके सुकड़ के 0.85% पे आ गई है। एक फाइनेंस मिनिस्टर आया था, वो रो पिट के चला गया। एक और लेके आए जिसको फिगर फजर कहते हैं, ये डार साहब को, और उनको, मुझे ये इनसाइड न्यूज़ है वाशिंगटन की, कि वाशिंगटन डीसी में उनको शट अप कॉल मिली है कि आप ये जो क्योंकि डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है और ये चाह रहे हैं कि रीस्केड्यूल किए जाएं लोन्स। तो देखिए, दुनिया जानती है कि ये जो गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, 60% लोग जो हैं वो बेल पे बाहर हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो जिनको इन्होंने एनआरओ दिलवाया, सारे लोगों को एनआरओ दिलवाया, 1100 अरब रुपए माफ करवाए गए हैं। सारी दुनिया जानती है। इसी वजह से तो ये बात करने गए थे आपके बिलावल, जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं रखी अपनी जिंदगी में, ये बात करने आए थे कि रिलेशंस बिल्ड करने के लिए अमेरिका से भी थप्पड़ पड़ गया है अभी प्रेसिडेंट बाइडेन से। तो खान साहब ये एक पाकिस्तानी है, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। हम साइड में बैठ के पाकिस्तान जल रहा हो और हम उसका तमाशा देखते रहें, इसलिए वो कह रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए जाना इज द ओनली रूट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, सलमान साहब साथ मौजूद रहिए। हमें सेनेटर ज्ञान साहब ने ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। ज्ञान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कहा जा रहा है पसे पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, और हमें याद है कि इमरान खान साहब के दौर में इसी बात पे आपका एतराज़ हुआ करता था कि ये सेलेक्टेड हैं, इसके अलावा मैंडेट नहीं है इनके पास। तो अगर आपके दौर में भी बैकडोर राब्तों से काम हो रहे हैं तो फिर आपकी लेजिटिमेसी क्या है? सवाल ये उठ रहा है सर। लेकिन बैकडोर मुलाकातें हो या जब ये ऑन 1 पेज थे, तो भी अब तो शिकायतें ये भी आ रही हैं कि वो 1 पेज की सिर्फ बातें थी, लेकिन उनको पूछता कोई नहीं था। अब तो वो रिजेक्टेड हो चुके हैं। पहले सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हो चुके हैं। अब ये कितनी भी बातें करें, इनको मिलना कुछ नहीं है। अब ये है कि भाई हमें थोड़ी सी स्पेस दी जाए। इमरान खान कितने पॉपुलर हैं नहीं हैं उसका पता इलेक्शंस, जब जनरल इलेक्शंस आएंगे तो पता चल जाएगा। अभी नहीं ज्ञान साहब, अभी पता नहीं चला। जो 6 सीटों पर वो जीत गए हैं अक्रॉस द कंट्री, जीती है और 2 सीटें आ रही है। ये बेशक लेक्चर दे रहे हैं और कहते हैं कि एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर इनका चला गया है, दूसरा आ गया है।
ये तो दोनों वही फिनांस मिनिस्टर हैं जो नवाज लीग के वो इस दौर में फिनांस मिनिस्टर थे और उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया है। तो हम समझते हैं कि इमरान खान जो तबाही मचाने बैठ गया था और जो मुल्क के जिस दहज पे पहुंचाया है, वहां से निकालने के लिए सब चीजें जरूरी थी। और इमरान खान की नालायकी ही थी कि वो इन प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट से जिनका जिक्र हो रहा था, उनके अलावा फेडरल गवर्नमेंट भी उनके ही पास थी, वहीं से वो निकल चुके हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकले। तो अब इनके पास सवाए शोर मचाने के, सवाए ये झूठे ड्रामे करने के जो उनकी पुरानी रवायत रही है, और कुछ बचा नहीं है। तो वो कभी कहते हैं कि मेरे बैकडोर रास्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि भाई ये जो है सब गद्दार हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट को लाया है। फिर वो साइफर की कहानी झूठी मूठी उसको लेके आते हैं। कभी इनसे पूछो तो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भाई आपने क्या किया, 4 साल 4.5 साल में मुल्क की तबाही के सिवा कोई अच्छा काम भी किया था। तो उनको बताने के लिए कुछ नहीं है। अब जब फॉरेन फंडिंग केस आगे आ चुका है, वो फराग होगी, उसकी अंगूठियां, तोशा खाना और इनके जो अच्छे खासे कारनामे हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। तो कहते हैं कि मैं मार्च करूंगा। भाई मार्च करने तो आप पहले भी आए थे, वो मार्च जब करते थे वो मार्च वाले दिन चले गए। अब आपको इंतजार करना है इलेक्शंस का। अगर आपकी पॉपुलरिटी होगी तो माशाल्लाह आ जाए, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा कि लाड़ जब तुम कहो कि मैं डिक्टेटर बन के जाए। सेनेटर साहब एक देखे ना, एक चीज ये ठीक है, और मुझे इख्तियार दे दो ताकि मैं खेलता रहूं। मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं इख्तियार देता रहूं दुनिया भर से, जिस अमेरिका को वो बुरा भला कहते हैं वहीं से आप एडवाइजर अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, ये नहीं हो सकता। तो इमरान खान के खेल खत्म हो चुका है। सेनेटर साहब आपने ये फरमाया ना कि उनकी पॉलिसीज जो थी वो तबाहकुन थी और बड़ा सफ़र किया है पाकिस्तान ने उनके दौर में, लेकिन अगर वोटिंग पैटर्न्स हम देखें तो उनको वोट भी मिल रहे हैं। पंजाब में होते हैं 15 सीटें जीतते हैं, ओवरऑल जब होते हैं तो 8 में से 6 सीटें जीतते हैं। तो आवाम तो मैंडेट फिर भी दे रही है, आपकी बात से कन्विंस नज़र नहीं आ रहे। नून लीग ने जो आपके इत्तेहादी हैं एक भी सीट नहीं जीती इस बाई इलेक्शन में। तो अगर ऐसी तबाही हो रही थी तो फिर वो पोल्स कुछ और क्यों कह रहे हैं आपके नज़दीक? देखिए मैं समझता हूँ कि ये सीटें पहले पीजीआई की थी, उनमें से इन्होंने कुछ सीटें जरूर हारी हैं। फिर गवर्नमेंट में जो इन्होंने तबाही मचाई हुई थी, हम लोगों ने कहा था कि इनकी तबाही से बचाना है, तो वो जो आप हैं उसके लिए जो हमने कहा कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान साहब पॉइंट आ गया आपका। सलमान साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो यही कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा जो भी होगा, आपकी डिमांड्स पर नहीं हो सकता, आप इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं अब। तो मुजम्मिल मैं तो आपकी बात को दोहराऊंगा कि सेनेटर साहब की ख्वाहिशें तो हो सकती हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकायक जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि लोग 6 महीने के अंदर उनकी ज़िंदगी आज़ाब हो चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर कभी आपने देखा था कि सहाफ़ी हजरात को तशद्दुद उन पे किया जाए? पॉलिटिकल ओपोनेंट सेनेटर, ये तो सेनेटर है तो इनको तो खुद ये जो सेनेटर सवाती के साथ जो हुआ है, जिस बेदर्दी से इसका तशद्दुद हुआ कि एक 75 साल इंसान जो है उनके बच्चों और उनके घर वालों के सामने उनको मारा गया, और ये कोई उनकी डिफेंस में बात ही नहीं कर रहे। कल को आप हो सकते हैं, आपको कोई जमहूरियत का कोई उसकी सेंसिटिविटी नहीं है कि कुछ हकूक होते हैं जो इंसानी हकूक जो अक़वाम मुत्तहिदा ने और पाकिस्तान के आइन ने आप सबको दिए और हमें दिए हुए हैं। और हमने पिछले 6 महीने के अंदर देखा कि 25 मई पे राना सनाउल्लाह ने टियर गैस, रबर बुलेट्स, 3 लोग शहीद हो गए। इन्होंने जब ये सेनेटर साहब की पार्टी ने जब लॉन्ग मार्च की थी, 3 लॉन्ग मार्च किए थे, किसने इनको बंद किया? किसने इन पे टियर गैस चलाई, रबर बुलेट चलाए, और किसने इनको धमकियां दी जिस तरह राना सनाउल्लाह दे रहा है कि तुम आओ तो सही, हम तुम्हारे लिए तैयारी पकड़े हुए हैं। ये एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है मुजम्मिल। और फिर ऊपर से महंगाई ऐसी जिसके लिए ये शोर मचाते थे, महंगाई मार्च। आप लोगों से पूछें कि अगर मैं इनको चैलेंज करता हूं कि चेयरमैन इमरान खान
इनके जो बिलावल हैं, जो उम्मीदवार, और मरियम, ये पूरे पाकिस्तान में फिर सकते हैं। चेयरमैन इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान में हर कोने में जा सकते हैं और उनको लाखों लोग सुनने आते हैं। ये कहीं अपने घर से बाहर जाती उम्रा से या बिलावल हाउस से निकले, इन पे लोग तशद्दुद करने के लिए तैयार। सलमान साहब देखिए, ये पॉपुलैरिटी वाला आर्ग्यूमेंट यकीनन आप लोग करते रहे हैं, लेकिन अब एक लॉ भी जो चीज़ है उसका आर्ग्यूमेंट यही है ना, अगर इमरान खान साहब ये मुतालबा करते हैं कि मैं पॉपुलर हूं तो आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का लगाया जाए, इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का लगाया जाए। लॉ कुछ और कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट होनी है। वो ये डिमांड्स पॉपुलैरिटी की बेस पे कैसे हो सकती है सलमान साहब? नहीं, देखिए मुजम्मिल, जो हकीकत है उसको बयान करें। खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ना इमरान खान का होना चाहिए, ना नवाज शरीफ का होना चाहिए, ना जरदारी का होना चाहिए, ना किसी का होना चाहिए। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और मेरिटोक्रेसी से वो आना चाहिए। सलमान साहब देखें, डिस्क्रिशन तो वजीर आजम की है ना, डिस्क्रिशन तो वजीर आजम की है। जो भी वजीर आजम होगा उसका इस्तेहकाक है, किसी और का है, या फिर आप बता दीजिए किसका? तो मुजम्मिल, आप समझते हैं कि मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप तो एक सहाफी हैं, कि एक मुसल्लत की हुई गवर्नमेंट, उसका वजीर आजम जो सिर्फ 20 मील का वजीर आजम है, वो ये फैसला करेगा कि अगला पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। ये क्या पाकिस्तान की अवाम इस बात को ये हजम कर लेगी? क्या ये, अच्छा, जो इन्होंने आर्मी चीफ्स और उनके बारे में पिछले बात की हुई है आसिफ जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने, और जो इन पे कत्ल के, मनी लॉन्ड्रिंग के, किडनैपिंग के जो इनके पर मुकदमे, और ये तो अपने आप को इन्होंने नैब को चेंज करके अपने आप को माफ करवा लिया इन सारी। सलमान साहब देखें, वो अगर आप पार्लियामेंट का फ्लोर खाली ना छोड़ते, वो नैब अमेंडमेंट ना पास करते ना, क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं उस डिसीजन को जो आप लोगों ने लिया? उसी का फायदा हुआ है पीएमएलएन को, पीडीएम को? मुजम्मिल देखिए, हमारी सोसाइटी में चक्कर ये है कि आप अगर किसी ने कत्ल भी किया हो, जिस आप देखें कल शाहरुख जतोई जो है, बिल्कुल, शाहरुख जतोई 10 साल पहले उसने एक शाहजेब 21 साल लड़के को कत्ल किया। उसका बाप सिंध पुलिस में था, मैं और लोग हम उनके घर गए ताजियत के लिए। तो उनके बाप ने, ये शाहजेब के बाप ने मुझे कहा कि सलमान भाई, हमारे पास इस मुल्क में जंगल का कानून है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और कल का दिन है कि वही शाहरुख जतोई जो कौन से प्रोविंस से बिलोंग करता है, उसी फ्यूडल माइंडसेट के तहत बिल्कुल वो कहते हैं ना कि क्लीन वॉश होके, लॉन्डर होके, वो बिल्कुल एक सिटीजन बना दिया गया कि इसने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मुल्क में जब तक अवाम बाहर नहीं निकलती, और अवाम जो है पुरअमन तरीके से ये सारे जो वोट देने निकले हैं खान साहब के साथ लोग, ये जमहूरी रास्ता है। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च जो है उसके अंदर लाखों लोग निकलेंगे बाहर, और फिर जब सब कुछ जाम हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खुद ही फैसला कर लेंगे। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आपने सुना लाखों लोग आ रहे हैं लॉन्ग मार्च में आपकी हुकूमत को हिलाने के लिए, तो क्या करेंगे अब आप लोग? देखिए, इनको आने तो दें, ये खुद हिल चुके हैं, ये क्या हिलाएंगे। हाँ, जहां तक हमारे लॉन्ग मार्च का बात कर रहे हैं, हम बड़े रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं। हमने इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये फैसला जरूर किया था, पीडीएम से भी अलग होकर फैसला किया था कि कोई भी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम नहीं उठाएंगे। हम पूरी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट्स को हमने अश्योर किया था कि एक पत्ता भी नहीं टूटेगा हमारे मार्च के दौरान। और आपने देखा कोई कहीं पे भी कोई गमला भी नहीं टूटा, और हम पुरअमन तौर पे जहां जहां रूट्स हमारे तय हुए थे वहां मार्च करके पहुंचे थे। इनकी तरह ये नहीं हुआ था कि भाई इन्होंने कहा कि हम F11 में आ रहे हैं और पहुंच गए थे डी चौक पे। और इनके यू टर्न्स भी है ना, जैसे आपने भी बात की, ये पार्लियामेंट में गए, अगर वजीर आजम की सीट नहीं है तो पार्लियामेंट इनको कबूल नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो भी कबूल नहीं है। क्या ये अपना कानून चाहते हैं? क्या ये बादशाह बनकर बैठ जाना चाहते हैं? तो नहीं सर, उनका पॉइंट ये है कि आपकी 25-30 किलोमीटर के ऊपर सिर्फ हुकूमत है, तो बड़े फैसले आप कैसे कर सकते हैं? पार्लियामेंट जहां से इक़्तिदार इनको मिलता है, उनके फैसले इनको कबूल नहीं है। ये कुछ सीटें अगर जीत जाते हैं तो उसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो मावरा कानून और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च भी करके देखें, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो भी इजाजत देता है वो उनको इजाजत करें, असेंबली में आए
ये पहले तो आए ना कि नेशनल, जब पॉलिटिकल पार्टी है और पावर पॉलिटिक्स करते हैं तो नेशनल असेंबली को तो रेस्पेक्ट दें। तो नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सबको गालियां देते रहे। हम सवाती साहब के साथ अगर कोई हुआ है, क्योंकि उन झूठों पे तो कोई एतबार नहीं है। मैं उस नकली प्रोफेसर शहबाज गिल की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्रियन की बात कर रहा हूँ। तो अगर कुछ भी उसके साथ ज्यादती हुई है तो वो गलत हुआ है। अच्छा। लेकिन इनको ये भी याद करना पड़ेगा कि हमारे आसिफ जरदारी साहब जो न सिर्फ MNA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, उनके साथ इन्होंने क्या किया? फरहाद तालपुर साहबा के साथ इनका रवैया क्या था? मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ इनका रवैया क्या था? प्राइम मिनिस्टर होते हुए इमरान खान खिताब किया करता था कि मैं जेल को देखूंगा कि इनको कौन सी सहूलतें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो इनको ये दिन याद करने चाहिए और डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को माने और बाकी लोगों को भी दर्श दें कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लो, कानून के पीछे लो, इंसाफ के लिए लड़ो। ये तो अपनी अना के लिए, इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लड़ना चाहते हैं तो माशाल्लाह आए, इनका इस्तकबाल तो सुनाना सनाला यकीनन करेगा। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे कि आया उसके लिए स्पेस बन रही है या नहीं, और इमरान खान साहब उस पर क्या स्टांस लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक, और जो रिसेंट बाई इलेक्शंस के अंदर नून लीग को शिकस्त हुई है, क्योंकि जो 8 सीटें थीं उसमें कोई एक भी मेंबर उनका सामने नहीं आ सका। पीपल्स पार्टी के हिस्से में फिर 2 नशिस्तें आ गईं, लेकिन नून लीग जो थी वो खाली हाथ रही। उस पर जो स्क्रूटनी हुई है तो मुतालबा यही किया जा रहा है पार्टी के अंदर से भी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बगैर रिवाइवल जो है पंजाब के अंदर नहीं हो सकता। तो इसी पर बात करते हैं। सलमान अहमद साहब, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ की वापसी पर कन्विंस करने की बातें हो रही हैं, तो पार्टी इस पे क्या सोच रही है कि अगर वो वापस आते हैं तो ज़ाहिरी बात है 3 बार के वज़ीर आज़म हैं पहले, अगर यहाँ वापस आते हैं या टफ़ टाइम देते हैं आपको तो आप एक्सेप्ट करेंगे उनकी वापसी को, या फिर प्रोटेस्ट करने का प्लान है इसके ऊपर भी आपका? सलमान साहब सुन पा रहे हैं आप? मुजम्मिल, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई है। ब्रेक में तो सही आ रही थी बिल्कुल। हाँ सलमान साहब, मेरा सवाल यही था आपसे कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उस पर इमरान खान साहब को कन्विंस करने की बात हो रही है अब, तो उस पर फिर क्या किया जाए? अगर आपकी पंजाब के अंदर हुकूमत है, KP के अंदर हुकूमत है, लाहौर में वो लैंड करते हैं, कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं फिर? या फिर कन्विंस हो चुके हैं कि वो आएँ और जो फेयर प्ले है उसके तहत वो इंतखाबी मुहिम भी चलाएँ, मुकाबला कर लेंगे उनका? मुजम्मल, अभी आपने जो खान साहब की जो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो है हर मुकाबले को देखते हैं, और वैसे तो वो समझते हैं कि एक मुजरिम जो भगोड़ा नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के प्लेटलेट्स के बहाने के लिए गया था, और वो प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं का कुछ पता नहीं कि क्या है, लेकिन सलमान भाई आपकी पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट थी वो, यार वो तो फिर इस तरह चैलेंज हो जाएगी ना। तो लेकिन उनके भाई जो वजीर आजम हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या वो दिया था, वादा गारंटी दी थी? जी वादा किया था ना कि मैं वापस लेके आऊंगा, तो वो तो कोई वापस नहीं आए। लेकिन अगर वो वापस आना चाहते हैं, यकीन रखें कि एक गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया जाएगा जहां भी आएंगे पाकिस्तान में। अच्छा, क्या मुराद ली जाए इससे फिर? वो समझ लें आप। अच्छा, आपके जो केस है उस पर बात कर लेते हैं स्पेसिफिक टू यू। पहले तो ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि सलमान साहब पे ज़रा मुश्किल आने लगी और FIA की कार्रवाई की बात हो रही थी, आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट, कोट एंड कोट एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, और उसके ऊपर फिर बाद में FIA सरगर्म हुई। तो लोगों का सवाल ये है कि आपने फेस क्यों नहीं किया? वाई आर यू ओवरसीज राइट नाउ? नहीं मुजम्मल, ये पहले मैं बता दूं, पहले FIA ने मुझे नोटिस भेजा 13 जुलाई को, ठीक है। 13 जुलाई को जो नोटिस है वो मैंने आपके वो प्रोड्यूसर से भी शेयर किया है। उसमें कहा है कि जो आप ट्वीट कर रहे हैं उस पे वो इंटिमिडेट कर रहे हैं और उस साइबर क्राइम के अंडर आपको 10 साल कैद कर दी जाएगी। मेरे फिर मैं तो उधर ही पाकिस्तान में उधर से ही अपने वकीलों के जरिए उनको मैसेज भेजा कि आप बताएं कौन सी ट्वीट है जिसकी वजह से आप मुझे 10 साल के लिए
कैद करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे वालिद 85 साल के मेरे वालिद हैं और मेरी वालदा जो 79 साल की हैं, उनको कहा अपने बेटे को संभाल के रखो कि कोई पता नहीं इसके साथ क्या हो जाए। और ये इस माहौल में जिसमें आजम स्वाति साहब एक 75 साल के सेनेटर, उनके साथ तशद्दुद किया, इमरान रियाज खान, एयाज अमीर साहब, जमील फारूकी, अरशद जो है शरीफ, उनको छोड़ना पड़ा अपना चैनल। तो हम इस दौरान आर्टिस्ट को मुजम्मिल, मैंने क्या पाकिस्तान को, मेरी हिस्ट्री क्या, दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, आज़ादी, मैं UN गुडविल एम्बेसडर हूँ। और मुझे ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश करूँ कि लोग हमारे ना शऊर रखने वाले हैं, उनको पता है कि फैशिज्म क्या है, और उनको नजर आता है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, जो 20 मील के अंदर अब महदूद रह गई है, कि ये तंग आके ये अब वो कह रहे हैं हवाई फायर कर रहे हैं। तो हम सलमान साहब देखें ना, उनका एक्यूजेशन यही है कि आपने जो बात की वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में आती है, कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है हमारे तक तो नहीं पहुंची, लेकिन आपने इतना बड़ा क्लेम किया है तो उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना, वरना तो वो कहते यही हैं कि फिर इससे अनारकी हो सकती है। मुजम्मिल, मैं सिर्फ नहीं हूँ जिसने ये बात की है। चेयरमैन इमरान खान साहब ने सियालकोट के जलसे पे कहा कि मैंने एक वीडियो बनाया है जो वो उन 4 लोगों का नाम लेके बताता है कि मेरे खिलाफ जो असैसिनेशन है, वो अटेम्प्ट जो है, वो क्या प्लान है। तो मुझे जिस दिन मैंने ये बात की और ये शेयर की हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे उन्होंने वो चलाई, उस दिन बनी गाला ये पूरी तैयारी कर रहे थे अटैक करने की, लेकिन क्योंकि अवाम इतनी निकली, रात के 3 बजे हजारों लोग जो हैं वो बनी गाला उन्होंने आके डिफेंड कर लिया, ये भाग गए सारे। तो ये हैं तो बुज़दिल, इन्होंने औरतों पे तशद्दुद किया, इन्होंने टेयर गैस चलाई औरतों पे, रबर बुलेट्स चलाई, बच्चों पे तशद्दुद किया, इन्होंने शहीद किए हैं। और ये राना सनाउल्लाह वो बंदा है जिसके इसके अपने आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि 25 कत्ल कर चुका है। उनका कहना है मॉडल टाउन मैसेकर का जो आर्किटेक्ट है वो राना सनाउल्लाह है। तो ये कि हमें क्या ये धमकियां दे रहा है, हम नहीं डरते। सलमान साहब, लेकिन देखें ना, जो आप मार्च की अब बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी यही है कि पिछली मरतबा जब इस्लामाबाद आए तो ब्लू एरिया के अंदर दरख्तों को आग लग गई, तोड़ फोड़ हुई, सारा कुछ हुआ। बेशक जो शेलिंग हुई उसको हमारी कम्युनिटी ने भी कंडेम किया, सहाफ़ियों ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन जो मिस ट्रीटमेंट वहाँ आके पब्लिक प्रॉपर्टी का होता है, वो कहते हैं हमारे ये खदशात हैं, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वहाँ वायलेंस होगा ही होगा। मुजम्मिल देखें, सच बोलना चाहिए, जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं ना लोग, वो बच्चों के साथ, छोटे छोटे इन्फेंट्स के साथ आती हैं खवातीन, ठीक है, वो बूढ़े माजूर लोग आते हैं, नौजवान आते हैं। कभी भी पिछले 6 महीने के अंदर, मैं तो सारे जलसों पे मैंने देखे हैं सारे जलसे, उधर एक गमला भी नहीं टूटा, उधर किसी खवातीन के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। तो इनको पिछले 26 साल में जब उन्होंने पुरअमन एहतजाज हमेशा किया है, आइन में रह के, सारी जो उनकी जितनी भी जद्दोजहद है वो आइन के अंदर रह के रही है, तो ये क्या बात करें कि आगे लगा रही हैं। शायद इनके लोग जरूर आगे लगाते हो और उसका जो है, जो ब्लेम जो है वो खान साहब पे डालना चाहते हो। खान साहब हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं आइन में रह के। अच्छा, तो ये जो इलेक्शंस का मुतालबा है सर, इस पे देखें ना, सीधा सवाल दिया जाता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इस्तीफ़े दें, इलेक्शन की सूरत हाल खुद ही पैदा हो जाएगी। तो वो मैंडेट क्यों नहीं छोड़ते फिर आप? अगर ये सारी इंपोर्टेड हुकूमत है और फॉरेन कंस्पिरेसी से इंस्टॉल की गई है, तो सिस्टम का पार्ट तो कहीं ना कहीं आप भी हैं अब तक। जी मुजम्मिल, देखें, सियासत है, सब चीजें जो है ना वो टेबल पे हैं, ऑप्शंस सारे टेबल पे हैं ऑप्शंस। पार्लियामेंट में वापस जाना टेबल पर है। तो आपकी आवाज, मैंने कहा पार्लियामेंट में वापसी आप लोगों की हो जाए, ये भी टेबल पर है, आप कह रहे हैं ऑप्शन। देखिए, खान साहब ने कहा है कि ये जो बैरूनी साजिश के साथ ये जो मुसल्लत की गई है क्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट, इसके साथ तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे गुफ्तगू होगी, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उसकी डेट। अच्छा, लेकिन देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के कुछ लोग गए, उन्होंने कहा हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो बाय लॉ एक्सेप्ट किए जाएं, या फिर उनको देखा जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए।
तो लग तो यही रहा था, लोग भी बात कर रहे थे कि अब आप उस पर यू टर्न की बात कर रहे हैं, वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं। नहीं जी, वापसी का रास्ता नहीं, आगे का रास्ता है। और खान साहब ने अभी हाल ही में जो इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर एंकर भी हैं, उनको उन्होंने कहा कि देखें, अगर पाकिस्तान को हमने सियासी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, उसके लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। फ्री फेयर इलेक्शंस हों और डेट मिले तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। और यही वो बात बार बार कहते जा रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कहते आ रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी टर्म है पीटीआई की, और आज एक सूबाई वजीर जो कि आपकी पार्टी से ही हैं, आतिफ खान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे 80 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। तो जो बदअमनी है सवात की, इसको कैसे आप पीडीएम के ऊपर डाल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट रही है और तकरीबन 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है उस पर 3-4 महीने में आई गवर्नमेंट ने क्या इन्फ्लुएंस किया होगा? जी मुजम्मिल, देखें, जो इस वक्त मैं फिर ये कहता हूँ, जो परसों इतवार वाले दिन जो रेफरेंडम हुआ है, वो हर सूबे में बाई इलेक्शन था, केपी में भी था। लोगों ने JUI को ख़त्म कर दिया, ANP को ख़त्म कर दिया। लाजमी बात है कि जो आप अभी ये उठा रहे हैं नुक्ता, ये उन्होंने भी अपने नैरेटिव पे उठाया था, लेकिन लोग जो हैं वो इमरान खान में यकीन रखते हैं और ट्रस्ट करते हैं कि जो बयानिया इमरान खान बता रहे हैं वो सच है। सलमान साहब, वैसे देखें ना, इमरान खान साहब के अलावा अगर कोई इन हलकों से खड़ा होता है इलेक्शन पे, क्या वो भी जीतने की पोजीशन में था? कहा तो यही जा रहा है ना कि वन मैन आर्मी है और पार्टी की डोमिनेशन नहीं, खान साहब की पर्सनल डोमिनेशन है सिर्फ ये। तो अगले इंतखाब में हर हल्के से खान साहब तो नहीं लड़ सकते, तो फिर उसके अलावा पोजीशन क्या है? देखिए 17 जुलाई को तो वो दिखा चुके हैं ना। 17 जुलाई को तो हर हल्के पे खान साहब थोड़ी खड़े हुए थे। यहाँ उन्होंने जाके बड़ी भरपूर कैंपेन की थी, लेकिन जो उम्मीदवार थे वो अपने उस पे स्ट्रेंथ पे सारे जीते थे। तो ये जो है, जो इतवार को हुआ है, ये खान साहब ने इसलिए हर जगह वो खड़े हुए कि वो रेफरेंडम दिखाना चाहते हैं कि अवाम जो है वो किधर खड़ी है। सलमान साहब देखें, अवाम की अगर आप देखें ना, अवाम की बात हो रही है, तो अवाम का तो पैसा ज़ाया हुआ, वक्त ज़ाया हुआ इस पे। अगर 6 हल्कों से वो सीट ही छोड़ देंगे बाद में, तो अवाम का नुमाइंदा तो पार्लियामेंट में गया ही नहीं। तो इस इलेक्शन की एक्सरसाइज को आप फ्यूटाइल नहीं कहेंगे फिर, कि इससे सिर्फ पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हुआ है, वक्त ज़ाया हुआ है? मुझे बड़ी खुशी है मुजम्मिल कि आप उनमें से हैं जो अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उसकी तकलीफ आपको फील होती है। मुझे यकीन है कि जो 1100 अरब रुपया माफ़ करवाया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपना आके, और जिस तरह के हमारा फॉरेन मिनिस्टर और हमारा प्राइम मिनिस्टर और बाकी इनके साथ कैबिनेट जिस तरह वो जाते हैं दौरों पे और वो लुटाते हैं अवाम का पैसा, मुझे यकीन है उसकी भी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ तक इलेक्शंस हैं, देखिए इलेक्शंस तो लाइफ ब्लड है जमहूरियत के, ठीक है ना। इलेक्शंस के बगैर, अगर इलेक्शंस नहीं आपने कराने और अगर आपने इलेक्शंस को समझना है कि ये फजूल खर्ची है, नहीं तो फिर देखे ना, पॉइंट ये है कि क्या ये लॉ अप्रोप्रिएट है कि जी नहीं, फैशिज्म होना चाहिए पाकिस्तान में। देखें, क्या ये लॉ, डिबेट इस लॉ की है कि क्या ये लॉ अप्रोप्रिएट है कि एक शख्स को इतने हल्कों से इंतखाब लड़ने की परमिशन दी जाए। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर नवाज शरीफ साहब 8 हल्कों से खड़े हो जाते हैं, 6 छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है आप भी तनकीद करेंगे उस पर फिर। देखिए मुजम्मिल, आपकी बात बिल्कुल बजा है और मैं उसका ये जवाब दूंगा कि इमरान खान साहब वो वाहिद टीम के कैप्टन थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन, जिनको अपने अंपायर रख के ना फायदा मिलता था, उनकी जीत होती। लेकिन क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने रियलाइज किया कि इसमें बदमजगी, और हर बंदा जिस तरह इलेक्शन के बाद धांधली कहता है ना, इसी तरह जो भी टीमें पाकिस्तान आती थी अब हार जाती थी, तो वो कहते थे कि हमारे साथ ये अंपायर्स जो हैं उन्होंने हमारे साथ गलत ये मैच फिक्सिंग की है। और तो खान साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल अंपायर्स, वो कैप्टन है जो पूरी दुनिया के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स लेके आए। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उन्होंने कहा कि 160 या 163 तरीके हैं धांधली करने के, लेकिन सलमान साहब लेकिन बड़ी देखे ना आयरॉनिक बात है, अभी वही न्यूट्रलिटी 130 जो है वो कट जाते हैं, लेकिन उसको रिजेक्ट किसने किया? इस पीडीएम ने। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो आयरॉनिक बात है कि अभी वही न्यूट्रलिटी बुरी लग रही है आपको, वैसे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पीडीएम ने।
नहीं सलमान साहब, मेरा पॉइंट ये है कि आप न्यूट्रलिटी की जो बात कर रहे हैं अभी वही आपको बुरी भी लग रही है ना, आप उस पर एतराज़ भी करते हैं कि न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूट्रल अंपायर्स वो क्रिकेट में लेकर आए, ये आप कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो भी बंदा फर्ज करें वो क्रिकेट टीम का कप्तान है, वो मेरिटोक्रेसी से हो, वो बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब हो। प्राइम मिनिस्टर आए, वो ये अब जमहूरियत में हम किस तरह फैसला कर सकते हैं? जमहूरियत के जो लॉज और जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो यही है ना कि अवाम फैसला करती है। ये जमहूरियत। सलमान साहब, जब आखिरी सवाल आपसे, जी, 75% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो अब आप क्यों नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना चाहते हैं? क्योंकि आपको डर है कि वो एक मेरिटोक्रेसी पे एक वजीर आजम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल सलमान साहब आपसे, ये जो FIA का मामला चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को भी हरास कर रहे हैं वो सब, तो इस पे क्या वे फॉरवर्ड है, क्या कर सकते हैं आप? कोई लीगल प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं? व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट यू हैव? मुजम्मिल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो दीगर एंकर्स और सहाफ़ी हज़रात हैं जिन्होंने मेरा ये जो है उसको उछाला। मीडिया एक जमहूरियत के बहुत बड़ा हिस्सा है, मीडिया फ्रीडम, तो आपने उठाया। दूसरा, मैं लीगल तरीका है, मेरे जो लॉयर्स हैं मैंने आपके प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर भी किया है, जो मेरे लॉयर्स ने FIA को जवाब दिए और वो जवाब बड़े ठोस हैं कि आप ड्यू प्रोसेस देने के बगैर एक आदमी को जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर नहीं बन सकते। और मेरी सारी जिंदगी की जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आप इस तरह ट्रीट करें कि मैं एक दहशतगर्द हूँ, जिस तरह मैं कुलभूषण यादव हूँ। मैं नहीं हूँ कुलभूषण यादव। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।